तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2010 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया ट्रू लाइफ सर्वाइवल मूवी को, जिसका नाम है 127 आवर्स। दोस्तों हाल ही में मैंने अपने मेन चैनल फिल्मी फॉरेस्ट पर एक इंटरेस्टिंग टाइम ट्रैवल मूवी एक्सप्लेन की है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टाइम ट्रैवल स्टोरीज देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को जरूर चेक करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एरन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है। एरन एक माउंटेन क्लाइंबर होता है। वो एक ट्रिप के लिए अकेला ही यूटा के एक रिमोट कैनियन यानी एक घाटी में जाता है। ये घाटी पूरी तरह से सुनसान थी और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। खैर जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। दरअसल ये दोनों अपना रास्ता भूल चुकी हैं और एरन इनके पास जाकर इन्हें रास्ता बताता है और फिर वो इन्हें गाइड करते हुए इनके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। क्रिस्टी एरन से पूछती है कि क्या वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है, जिस पर वो बताता है कि ये घाटी उसके दूसरे घर के जैसी है, यानी कि वो पहले भी यहाँ पर आता रहता है। खैर अब कुछ दूर चलने के बाद इनके सामने एक रास्ता आता है जो कि एक चट्टान के नीचे से था, लेकिन एरन इन्हें कहता है कि मैं एक दूसरा रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उस रास्ते पर बहुत मजा आएगा, लेकिन इसके लिए हमें पहाड़ी पर चढ़ना होगा और फिर पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ना होगा। क्रिस्टी और मेगन को ये बहुत एडवेंचरस लगता है और वो दोनों इसके लिए मान जाती हैं और फिर ये तीनों पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एरन दो पहाड़ियों के बीच में से नीचे कूद जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टी और मेगन बुरी तरह से डर जाती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया है। लेकिन इन दो पहाड़ियों के नीचे पानी का एक छोटा सा तालाब था, जिसके बारे में एरन पहले से जानता था और वो क्रिस्टी और मेगन को भी नीचे कूदने के लिए कहता है और फिर ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाती हैं और ऐसा करने में इन्हें बहुत मजा आता है और फिर ये तीनों ऐसा कई बार करते हैं। अब कुछ देर तालाब में मस्ती करने के बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से मेगन, क्रिस्टी और एरन इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और अलग होने से पहले एरन इनके साथ एक सेल्फी लेता है और पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे, जिस पर मेगन कहती है कि क्यों नहीं, हमारे घर में एक पार्टी है और अगर तुम चाहो तो तुम वहां पर आ सकते हो। इसके बाद एरन इनका एड्रेस लेता है और हाइकिंग के लिए अपने सफर पर निकल जाता है। एरन अब पहाड़ों के बीच में से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये रास्ते बहुत ही संकरे और खतरनाक थे, लेकिन फिर भी वो इस पूरी हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो दो संकरी चट्टानों के बीच में नीचे उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सहारे के लिए एक पत्थर को पकड़ता है तभी वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है और एरन चट्टानों के बीच में से नीचे गिरने लगता है और वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो सीधा उसके हाथ पर आकर गिरता है। अब एरन का हाथ दो संकरी चट्टानों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। एरन को यहाँ पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसका हाथ एक पत्थर के नीचे फंस चुका था। फिर वो उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये पत्थर दो चट्टानों के बीच में बहुत टाइटली फंसा हुआ था, जिसकी वजह से एरन पूरा जोर लगाकर भी उसे हिला तक नहीं पाता। कुछ देर कोशिश करने के बाद एरन को एहसास हो जाता है कि वो अकेला इस पत्थर को नहीं हटा सकता, इसलिए वो मदद के लिए क्रिस्टी और मेगन को आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये संकरी चट्टानें हैं और यहाँ से आवाज का बाहर आ पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर आवाज बाहर आ भी जाती है तो भी यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान तो छोड़ो, किसी पशु पक्षी का भी नामो निशान तक नहीं है। अब एरन को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि इस वीराने में शायद कई महीनों तक कोई ना आए। और इसके बाद वो अपने बैग से सारा हाइकिंग का सामान बाहर निकालता है और एक चाकू से उस पत्थर के कॉर्नर को काटने लगता है, लेकिन ये पत्थर एक ठोस चट्टान का टुकड़ा है और साथ ही साथ उसका सीधा हाथ इस पत्थर के नीचे दबा हुआ है, जिसकी वजह से उसे अपने उल्टे हाथ से काम करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उस चट्टान को काटने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और अब एरन अपने हाथ से उस चाकू को उठा नहीं सकता, क्योंकि उसका एक हाथ पत्थर के नीचे दबा होने की वजह से वो नीचे झुक नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो एक लकड़ी की मदद से उस चाकू को उठा लेता है और फिर से चट्टान को काटने लगता है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता और अब उसके चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो उस पत्थर को काटने की कोशिश में लगा रहता है और देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक उसे यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। खैर अब अगली सुबह हो जाती है और धूप को देखकर एरन को थोड़ी एनर्जी मिलती है और उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता बचपन में सूरज की पहली किरण दिखाने के लिए उसे यहाँ पर लाया करते थे। इसके बाद एरन अपना कैमरा ऑन करता है और खुद की रिकॉर्डिंग करने लगता है
और बताता है कि उसे यहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि वो किसी को बिना बताए ही यहाँ पर आया था। और वो कहता है कि उसके खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका है और वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नाम और उनका एड्रेस भी बताता है और कहता है कि अगर ये कैमरा किसी को मिलता है तो वो चाहे इस कैमरे को रख ले, लेकिन प्लीज ये टेप मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दे। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और एरन मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। खैर अब फिर से रात हो जाती है और वो खुद को गर्म रखने के लिए अपना सारा सामान अपने शरीर पर लपेट लेता है और फिर उसे भूख लगती है और उसके पास जो भी बचा कुचा खाना था वो उसे खा लेता है। तभी उसे याद आता है कि आज क्रिस्टी और मेगन के घर पर पार्टी है जिसमें उन्होंने एरन को भी इनवाइट किया था और वो उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और खुद से ही बातें करने लगता है। असल में स्ट्रेस की वजह से ऐसा होना आम बात होती है और उसे याद आता है कि यहाँ आने से पहले एरन को उसकी माँ का कॉल आया था, लेकिन उसने वो फोन नहीं उठाया था और अब उसे इस बात का पछतावा होने लगता है, क्योंकि अगर वो फोन उठाकर उन्हें बता देता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है तो शायद उसके पेरेंट्स अब तक उसे ढूंढ चुके होते। अब इसके बाद फिर से सुबह हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आज वो इस पत्थर को एक रस्सी से बांधकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं। अब तीसरे दिन एरन के पीने का पानी भी खत्म हो चुका है और फिर वो अपने यूरिन को ही अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। यानी कि अब वो अपना यूरिन पीने के लिए मजबूर है और उसका खाना भी खत्म हो चुका है। अब एरन के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। जैसे हर सुबह 8:37 पर उसके ऊपर से एक रेवन बर्ड गुजरता है और ठीक 9:30 पर इन चट्टानों के बीच में धूप आती है, जो कि यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के लिए रहती है। अब एरन की कंडीशन और खराब होने लगती है और उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है और अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, अपने हाथ को काटकर अपनी जान बचाना। और यहाँ आता है इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन, जहाँ पर एरन एक चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस चाकू की धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को काट नहीं पाता। और यहाँ पर वो ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था और वो कहता है कि कभी भी चाइना का सस्ता सामान मत खरीदना, क्योंकि जरूरत के समय ये काम नहीं आते। खैर इसके बाद फिर से रात हो जाती है और एरन को अपने बीते दिन बहुत याद आते हैं। उसे अपना परिवार, बहुत सारे दोस्त और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड याद आने लगती है। और जब एरन इन यादों में खोया होता है तभी आसमान में बादल गिर आते हैं और बहुत तेज बरसात होने लगती है। एरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है, लेकिन बरसात का पानी उस दर्रे में भरने लगता है जिसमें एरन फंसा हुआ था और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और एरन उसमें डूबने लगता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज का वजन कम फील होता है और एरन इसका फायदा उठाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो उस पत्थर को हटा देता है और उसका हाथ उस पत्थर के नीचे से निकल जाता है और फिर वो उस दर्रे से बाहर आ जाता है और भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि ये सब उसका सिर्फ एक सपना था। हकीकत में वो अभी भी उसी दर्रे में फंसा हुआ था। अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद से बातें करने लगता है और कैमरे में देखकर कमेंट्री करने लगता है। और वो कहता है कि अगर मैंने उस दिन अपनी माँ का फोन उठा लिया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं फंसा होता। और जिस दुकानदार से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था, अगर मैंने उसे भी बता दिया होता कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ तो शायद अब तक वो मेरी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा चुका होता और पुलिस मुझे ढूंढ चुकी होती। अब एरन की यहाँ से निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो आखिरी बार कैमरे में अपनी माँ को आई लव यू बोलता है। वो ये सब कैमरे में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था ताकि इन फ्यूचर अगर किसी को भी ये कैमरा मिल जाए तो उसके पेरेंट्स तक उसकी सारी कहानी पहुंच सके। खैर इसके बाद फिर से एरन अपना हाथ काटने की कोशिश करता है और इस बार वो उस चाकू को जोर से अपने हाथ में गाड़ देता है, लेकिन वो चाकू उसकी हड्डी तक नहीं पहुंच पाता और ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। और छठे दिन एरन अब बहुत कमजोर हो चुका है और उसे अपने परिवार और दोस्तों के विजन्स आने लगते हैं और वो कहता है कि शायद ये पत्थर हजारों सालों से मेरा ही इंतजार कर रहा था और जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये चट्टानी दर्रा मेरा इंतजार कर रहा था और मैं भी पूरी जिंदगी इसकी तरफ ही बढ़ता आ रहा था और शायद यही मेरी डेस्टिनी है। और अब एरन पूरी तरह से मान चुका है कि यही उसके जीवन का अंत है, इसलिए वो इस दर्रे की दीवार पर आज की तारीख और अपने नाम के साथ RIP यानी कि रेस्ट इन पीस लिख देता है और इसके बाद वो निढाल हो जाता है।
और जब उसे होश आता है तो वो फिर से एक विजन देखता है जिसमें वो खुद को अपने फ्यूचर सन के साथ खेलते हुए देखता है। और तभी उसके अंदर फिर से जीने की एक चाह पैदा हो जाती है और वो अपने हाथ को अपोजिट साइड में पुश करना शुरू कर देता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वो अपने हाथ को काटकर अपने शरीर से अलग कर देता है। और आज छठे दिन अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरन खुद को इस पत्थर से आजाद करा लेता है और वहां से निकलने से पहले वो अपने कटे हुए हाथ की एक फोटो खींचता है जो कि पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अब एरन बहुत मुश्किलों से उस दर्रे से बाहर निकल जाता है और बाहर आते ही उसे वहां पर बरसात का जमा हुआ पानी मिलता है और वो पहले जी भर के पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से उसने ठीक से पानी भी नहीं पिया था। तभी उसे आसमान में वो रेवन बर्ड दिखता है जिसे वो दर्रे से हर सुबह देखा करता था और वो सोचता है कि आज मैं भी इस रेवन बर्ड की तरह आजाद हूँ। खैर इसके बाद वो यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इस घाटी से निकलना अभी भी बहुत मुश्किल था क्योंकि ये घाटी बहुत बड़ी है और यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है और हाथ कटने की वजह से उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका है जिसकी वजह से वो बेहोश होने ही वाला था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक फैमिली दिखाई देती है जो कि यहाँ पर हाइकिंग के लिए आई हुई थी और एरन मदद के लिए उन्हें आवाज लगाता है और ये फैमिली भी उसे देख लेती है। इसके बाद ये लोग पुलिस को फोन करते हैं और फिर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें बिठाकर एरन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद अब एरन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और इस हादसे के 3 साल बाद वो जेसिका से मिलता है और बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है और उसने अपने बेटे का जो विजन देखा था वो बिल्कुल सच साबित होता है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। लेकिन इस सब के बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता और वो अभी भी माउंटेन क्लाइंबिंग करता है और वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर अपने नाम का एक नोट जरूर छोड़ता है। और मूवी के अंत में हमें रियल एरन दिखाया जाता है जिसकी जिंदगी पर यह मूवी आधारित है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।